नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्यार पंकज पे मैं पंकज सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री अर्थात आधुनिक इतिहास का एक नया टॉपिक लेकर आए, जहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन है आपका। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां। अब भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां तो अगर देखा जाए, इसकी शुरुआत अगर देखिए तो 1857 में एक बड़ा आंदोलन छिड़ता है पूरे देश में, लेकिन वो छुटपुट आंदोलन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक तिथि जो निर्धारित की गई थी, उस मेन तिथि पर पूरे भारत में एक साथ शुरू न होकर टुकड़े टुकड़े के रूप में वो शुरू होता है, जिसकी वजह से उसमें सफलता नहीं मिल पाती। लेकिन उसके बाद उसी आंदोलन से देखा जाए तो लोगों में एक भय कि जो मतलब लोगों में जो भय था, अंग्रेजों के प्रति डर था, उनकी दमनकारी जो नीतियां थी उनसे लड़ने के लिए उनको वहां से शक्ति मिली, उनको प्रेरणा मिली उस आंदोलन से। तो उसके बाद छोटे 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 आंदोलन, गुप्त आंदोलन चलते रहे, गुप्त समितियां, गुप्त संस्था बनती रही, जिसकी वजह से 1870 तक कई सारे बंगाल के जो विद्यार्थी थे ज्यादातर, उन्होंने कई सारे छोटी संस्थाएं, गुप्त संस्थाएं बना रखी थी, लेकिन वे उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए, उतना ज्यादा प्रसिद्धि इनको नहीं मिल पाई। उसके बाद जब बाल गंगाधर तिलक आते हैं एक क्रांतिकारी गतिविधियों के रूप में लोगों के सामने, तो वहां से लोगों में जागरूकता बढ़ती है। और अभी तक उदारवादी लोग क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते थे और वे सिद्धांतवादी थे, मतलब उग्रवादी टाइप के जो लोग थे, उन्हें ये उदारवादिता वाले जो उनका सिस्टम था, उनका जो सिद्धांत था, मतलब विनय, विनती, इन सब के माध्यम से अंग्रेजों के नीचे दबकर उनको प्रार्थना पत्र लिखकर उनसे समय लिया जाए, वो समय दें तो उनसे मिलकर बातचीत की जाए कि आप ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं, इससे हमारी जनता, यहाँ के लोग और यहाँ के लोग जो भुखमरी झेल रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, आप इसमें सुधार कीजिए। इन बातों से मानने वाले नहीं थे अंग्रेज। तो इसलिए जो उग्रवादी क्रांतिकारी आए हैं, उन्होंने एक हिंसात्मक रोल अपनाया, क्योंकि जो उदारवादी थे वो अहिंसा के पथ पर चलते थे, जिससे कुछ सुधार होने वाला नहीं था, उग्रवादियों का मानना था। लेकिन उसके बाद उग्रवादियों ने चीजें अपने हाथों में ली। इसीलिए इसकी जो शुरुआत होती है भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की उग्रवादिता से, वो 1907 से, यानी गांधी जी के आगमन तक, 1907 से 1917 तक, अर्थात गांधी जी के आगमन तक, जो कि गांधी जी 1915 में आ जाते हैं हिंदुस्तान में, तब तक ये प्रथम चरण माना गया है। उसके बाद द्वितीय चरण 1922 से 31 न होकर 32 न होकर 31 है, जो कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन से भगत सिंह के फांसी तक चलता है, माना जाता है। उसके बाद एक और क्रांतिकारी गतिविधियां हिंदुस्तान में, भारत देश के बाहर चल रही थी, जिसको भारत की आजादी के लिए भारत से बाहर होने वाली क्रांतिकारी गतिविधियों के रूप में मैंने आपके सामने लिखा है। तब इसमें अगर हम देखें कि आप देखेंगे 1905 में हिंदुस्तान में, हमारे देश में स्वदेशी आंदोलन तथा बहिष्कार आंदोलन शुरू हो चुका था, जो कि अगस्त में शुरू होता है, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन। इस स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में स्वदेशी और बहिष्कार दोनों अलग अलग चीजें हैं। अलग अलग कैसे हैं? स्वदेशी मतलब हम अपने देश की बनी हुई स्वदेश स्वयं के द्वारा निर्मित चीजों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अंग्रेजों की चीजों का हम बहिष्कार कर देंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर लोगों ने कपड़े तक, मतलब हर एक चीज उनकी जला दी अंग्रेजों की, और अपने स्वदेशी रुख अपनाया, स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करना शुरू किया। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा यह होगा कि हमारे लोगों के द्वारा जो बनाई हुई चीजें हैं वे हम खरीदेंगे, उससे हमारे ही देश का पैसा हमारे देश के लोगों के पास पहुंचेगा, जिससे हम आर्थिक रूप से संपन्न और समृद्ध होंगे। बहिष्कार में क्या था? मतलब उसके पहले हम अंग्रेजों की चीजें खरीद रहे हैं, आर्थिक रूप से उनको मजबूत कर रहे हैं, और वे दुगुना तिगुना चौगुना दाम पर बेच रहे हैं, जबकि उनकी जो चीजें होती थी वो इतनी उच्च क्वालिटी की भी नहीं होती थी। ठीक है, लेकिन ये स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन जो है आपका, ये 1905 में शुरू होता है अगस्त में, लेकिन अक्टूबर 1905 में ही बंगाल विभाजन हो जाता है। कर्जन की सबसे बड़ी दया है, मान लो कि कर्जन के कार्यकाल का सबसे बड़ा, ये उन्होंने सबसे बड़ा काम किया था अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से,
अब जब करजन से पूछा गया कि भाई बंगाल विभाजन आप क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि बंगाल एक बड़ा प्रांत है और इसमें 2 प्रकार के समुदाय के लोग रहते हैं, 2 धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम, जिनमें आपस में पटती नहीं है, धार्मिक रूप से एक दूसरे से अलग है। इसलिए दूसरी चीज, हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, कानून व्यवस्था सही सुचारू रूप से चला नहीं पा रहे हैं, इसलिए इस बड़े प्रांत को हम 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। इसलिए बंगाल विभाजन की जब डेट पूछी जाए कि बंगाल विभाजन कब से प्रभावी हो जाता है, तो 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन अर्थात बंगाल 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल वर्तमान में हिंदू बाहुल्य वाला था, जिसमें हिंदू धर्म के लोग रहते थे। पूर्वी बंगाल जो मुस्लिम बाहुल्य था, अर्थात मुस्लिम मेजोरिटी उसमें थी, और वहां पर वो पूर्वी बंगाल हो गया, जो कि 1971 में वही पूर्वी बंगाल आगे चलकर 1975 बांग्लादेश के रूप में एक नया देश गठित हो जाता है, बन जाता है। ठीक है, इतनी बात आके सुने। अब आगे आइए, अगर आगे मैं बात करूं आपसे, तो 1907 से अब हम चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कुछ कारण देखे जाए कि क्रांतिकारी गतिविधियां उग्रवादी लोगों ने अपने हाथों में क्यों लिया, उन्हें क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि देश की कि जो उदारवादी लोग चाह रहे थे उनको वो पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने देख लिया अभी तक हाथ जोड़कर विनती कर सहयोग कर हर प्रकार से हम देखते चले आए, कुछ नहीं मिला। इसलिए उन्होंने कहा अब हम हाथ नहीं जोड़ेंगे, हम बहिष्कार करेंगे, हम इनका असहयोग करेंगे, इनके बनाई हुई चीजों का हम कभी उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए उदारवादियों की असफलता के कारण उग्रवादी लोग सामने आए, क्रांतिकारी गतिविधियां घटी। दूसरी चीज, उनको उदारवादियों का सफलता मिली। सरकार की दमनकारी नीतियां, सरकार की जो भी नीतियां थी हमारे देश के लोगों को कि जो भी गतिविधियां होती थी उनका दमन कर देते थे, जिसकी वजह से सही जीवन यापन नहीं हो पा रहा था। तीसरी चीज, युवा राष्ट्रवादी। युवा राष्ट्रवादी जो एक कहा किसी शायर की एक शायरी है कि तलवारों के सायों में इतिहास पला करता है, तलवारों के सायों में इतिहास पला करता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ठीक है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये हिंदुस्तान इस समय लगभग 30 करोड़ जनता वाला देश था, 30 करोड़। और आप देखेंगे तो युगांतर पत्रिका आगे आएगी तो उसमें उन्होंने एक लेख लिखा गया कि आप लोग ही लोगों की सहायता करेंगे तभी हमें आजादी मिल सकती, स्वराज की प्राप्ति हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर हम ये सोचे कि इस देश में कोई एक नेता, एक मसीहा, या कोई खुदा, एक अल्लाह, या कोई भगवान आकर जन्म ले और हमें स्वतंत्र करा दे, तो ऐसा नामुमकिन सा लग रहा है। ठीक है, तो हमें एक दूसरे के लिए खड़े होना है, सहयोग करना है, और अंग्रेजों के असहयोग करना है, उनकी नीतियों का दमन करना, विरोध करना है। तो और ये हम सभी मिलकर करेंगे और सभी के लिए करेंगे। तो उसमें युगांतर पत्रिका में एक लेख छपा जिसमें कहा गया कि ये 30 करोड़ जनता का देश है और यहाँ पर 30 करोड़ जनता के देश में 60 करोड़ हाथ हैं, और ये 60 करोड़ हाथ जिस दिन उठ जाएंगे, अंग्रेज यहाँ से भाग जाएंगे, हमारी धरती माँ को स्वतंत्र कर देंगे, हमें छोड़ देंगे, और हम पर जो भी दमनकारी गतिविधियां चल रही हैं वो सारी बंद हो जाएंगी और हम स्वतंत्रतापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये युगांतर पत्रिका में छपा हुआ एक लेख था। युवा राष्ट्रवादी कहने का तात्पर्य है कि रूस और आयरलैंड बहुत छोटा देश है, आप मैप में देखिएगा। तो यहाँ के लोगों ने, आयरलैंड के लोगों ने इनके देश में जो भी आतंकवादी गतिविधियां, अंग्रेजों के द्वारा जो भी गतिविधियां चल रही थी उनका उन्होंने दमन कर दिया। इससे यहाँ के युवा जागृत हुए। उन्होंने कहा आयरलैंड एक छोटा देश है, उसने क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन कर दिया, और हमारा इतना बड़ा देश और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उसी समय रूस तो एक बड़ा देश था, लेकिन यहाँ पर एक संगठन था निहिलिस्टो, रूसी लोगों का एक संगठन था, तो उन्होंने भी यहाँ पर रूस में घटित होने वाली क्रांतिकारी गतिविधियां अर्थात आतंकवादी गतिविधियों का दमन किया, जिससे हिंदुस्तान का युवा जागरूक हुआ और अपनी ताकत को से थोड़ा बहुत एहसास हुआ। बल्कि ये जो उदारवादी लोग थे, इनकी चीजों से इनको बहुत सीख मिली थी। ठीक है, कि चीजों को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें, इस सिद्धांत को हमें पालन नहीं करना, हमें व्यवहारिक रूप से जो भी कुछ करना है व्यवहारिक रूप से करना है। ये सारी चीजों के आधार पर
क्रांतिकारी गतिविधियां हिंदुस्तान में चलती हैं, हमारे देश में, भारत में, इंडिया में, ठीक है, जिसकी वजह से उग्रवादियों के हाथ में आ जाती हैं चीजें। फिर उसके बाद 1922 में द्वितीय चरण चलता है और असहयोग आंदोलन के बाद वो आगे हम बात करेंगे। आज हम पहले इसमें प्रथम चरण अर्थात अब हम अगली हेडिंग डालेंगे भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण 1907 से 1917 अर्थात गांधी जी के आगमन तक। यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहला कैंडिडेट जो आपको मिलेगा, सब पहला जो दल आपको मिलेगा आंदोलन, ये दल रामोशी कृषक आंदोलन है, रामोशी कृषक दल है, ठीक है, ये एक दल है। 1879 1879 से 90 तक चला है। 19 मतलब बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हासिल नहीं कर पाया यह दल। क्यों? उसका रीजन था क्योंकि इतने ज्यादा लोग इससे जुड़ नहीं पाए जितनी उम्मीद थी, प्लस अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों ने इस दल को समाप्त कर दिया 1890 आते आते। और इस दल के संस्थापक वासुदेव बलवंत फड़के, जिन्हें आधुनिक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है, आधुनिक क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है वासुदेव बलवंत फड़के को। क्लियर? और ये किसानों का दल था। किसानों ने मतलब अंग्रेजों की नीतियों का दमन करना था और उनका लूटपाट करनी थी, ये ताकि हम उनको किसी न किसी प्रकार से हानि पहुंचा सकें। उसके बाद उदारवादियों का मतलब अगर ये देखा जाए कि उदारवादी नहीं, उग्रवादियों का जो एक मसीहा के रूप में जो उभर कर आए वो है बाल गंगाधर तिलक, शॉर्ट फॉर्म में बीजीटी आप बोल सकते हैं। इनको लोकमान्य तिलक की उपाधि 1897 में मिलती है। कब मिलती है हम आगे बताते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव चलाया था। शिवाजी उत्सव में शिवाजी के बारे में मतलब उत्सव था। इनके ये जो उत्सव और महोत्सव थे तिलक जी के चलाने का उद्देश्य एकमात्र यही था क्योंकि अंग्रेजों का भय था कि हिंदुस्तान के नागरिक, यहाँ की जनता एक दूसरे से मिलेगी तो इन पे यूनिटी क्रिएट हो जाएगी, एकता बन जाएगी। एकता अगर इनमें गठित हो गई, इनमें संगठन बन गए, इन्होंने संस्थाएं बना ली, इन्होंने समितियां बना ली, तो ये हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं, हमारे लिए हिंसक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान में तो लोगों को एक जगह सम्मिलित होने, ज्यादा संख्या में सम्मिलित नहीं हो सकते, ऐसे कुछ कानून बना रखे थे, जिसकी वजह से फिर बाल गंगाधर तिलक ने दिमाग लगाया और उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव चालू किया, जिसकी वजह से लोग मिले, एक दूसरे से एक जगह इकट्ठे होते थे, उत्सव मनाते थे और देश के लिए उग्रवादी नीतियों के बारे में बातचीत करते थे ताकि अंग्रेजों का कैसे दमन किया जा सके, इनके साथ हिंसात्मक रूप से कैसी गतिविधियों को कैसे एक परिणाम तक पहुंचाया जा सके। बाल गंगाधर तिलक की 2 पुस्तकें हैं जिनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत महत्व है। एक केसरी, दूसरी मराठी। लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन बनता है केसरी और मराठी किस भाषा में है? तो मराठी भाषा में नौकर इंग्लिश में थी और केसरी मराठी में थी। केसरी में शिवाजी के बारे में बताया गया था, केसरी में शिवाजी के बारे में, क्योंकि मराठी में है तो शिवाजी का वही क्षेत्र था महाराष्ट्र वाला, तो वहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए वही, अगर आपको जागरूक होना है मतलब आप पूरी तरीके से मोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए केसरी में शिवाजी की कहानियां बताई गई थी, शिवाजी के बारे में बताया गया था, जिससे नवयुवक काफी प्रभावित हुआ था। यहीं पर पूना प्लेक्स समिति गठित की गई थी। पूना प्लेक्स समिति के अध्यक्ष थे कमिश्नर रैंडे और उपाध्यक्ष थे लेफ्टिनेंट एरेस्ट। और 1897 में, अब आगे आइए, यहाँ पे इधर समझिए थोड़ा, चापेकर बंधु गांधी जी के केसरी और मराठा नाम पुस्तकों को पढ़कर काफी प्रभावित हुए। ये चापेकर बंधु 3 भाई सगे थे, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। अगर देखा जाए ये लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए बीजीटी की पुस्तक केसरी को पढ़कर, और जिसकी वजह से दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने पूना समिति के जो अध्यक्ष थे कमिश्नर रैंडे और उपाध्यक्ष थे लेफ्टिनेंट एरेस्ट, और 1897 में ही 22 जून 1897 में पुणे में मैडम महारानी विक्टोरिया की सिल्वर जुबली मनाई जा रही थी, अर्थात सिल्वर जुबली 25 वर्ष को सिल्वर जुबली बोलते हैं, सिल्वर जुबली, ठीक है। उनकी 25वीं वर्षगांठ थी, जिसके उपलक्ष्य में
ये दोनों लोग वहीं पर उपस्थित थे, कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एरेस्ट, जो कि पूना प्लेग समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे। इनकी गोली मारकर इन्होंने हत्या कर दी। किन्होंने? दामोदर हरि और बालकृष्ण हरि ने। और इनको फिर बाद में फांसी दे दी जाती है। यहीं पर अब इनकी पुस्तक से लोग, जो युवा है, वो प्रभावित हो रहा है। ठीक है, जिसके चलते इनके तीनों शिष्य बने। किसके? बाल गंगाधर तिलक जी के। और बाल गंगाधर तिलक को 1897 में ही, जब अंग्रेजों को लगा अरे इनकी पुस्तकें इतनी ज्यादा प्रसिद्धि पा गई हैं और यहाँ के युवा इनकी पुस्तकों को पढ़कर आंदोलन की ओर, उग्रवादिता की ओर बढ़ता चला जा रहा है और उग्र होते जा रहे हैं, तो उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को 18 माह की सजा सुना दी, जिसकी वजह से बाल गंगाधर तिलक अब प्रसिद्ध हो गए, हाईलाइट हो गए। और जब बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट करने के लिए ले जा रहे थे, तो यहाँ की जनता, हिंदुस्तान की जनता खिलाफत में यानी विरोध पे उतर आए अंग्रेजों के, और उन्हें लोगों में मान्य हो गए थे। इसलिए इनको जो उपाधि दी गई वो थी लोकमान्य। इसीलिए इनको बोलते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अगर देखा जाए तो 1899 में नासिक में क्रांतिकारी गतिविधियां कुछ घटित हो रही हैं। उनमें से दो भाई आपको यहाँ निकल कर आएंगे, दो सगे हैं, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर। दोनों सगे भाई हैं, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर वही हैं जो अक्सर आप न्यूज में सुना करते हैं। वो कभी कभी बीच में न्यूज में प्रकट हो जाते हैं, राजनीतिक चहल पहल का एक प्रमुख मुद्दा बन जाते हैं। और वीडी सावरकर के पक्ष में सत्ता पक्ष होता है और वीडी सावरकर के विपक्ष में विपक्ष होता है। क्लियर? तो आइए, वीडी सावरकर अर्थात विनायक दामोदर सावरकर, उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर, ये दो भाई हैं। इन दोनों भाई ने मिलकर 1899 में एक संस्था बनाई, गुप्त संस्था बनाई। विनायक दामोदर सावरकर तथा गणेश दामोदर सावरकर ने नासिक में गुप्त संस्था बनाई, जिसका नाम है मित्र मेला। मित्र मेला जिस उद्देश्य से बनाई गई थी, गुप्त संस्था थी, उसका मेन उद्देश्य था, अब यहीं पर आप समझ लें गुप्त संस्था क्यों बनाई गई, क्योंकि अंग्रेज इतना ज्यादा हावी हो चुके थे क्या ओपनली अर्थात खुले तौर पर कोई संस्था गठित नहीं कर सकते थे। गठित कर रहे हैं तो उदारवादी संस्था होनी चाहिए। अगर कोई भी घटना घट रही है तो सीधा आप पर ब्लेम आ जाएगा। ठीक है, इन सब चीजों को देखते हुए संस्थाएं गुप्त बनने लगी। ठीक है, तो इन दोनों भाइयों ने मिलकर एक संस्था बनाई गुप्त, जिसका नाम था मित्र मेला। 1899 में नासिक में बनाई थी। यही मित्र मेला है, लेकिन इतना ज्यादा ये पॉपुलर हो नहीं पाई, प्रसिद्धि बटोर नहीं पाई, जो कि 1904 आते आते इसमें टोटल 208 सदस्य ही शामिल हो पाए। लेकिन 208 सदस्यों की सहमति पर इस मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि मित्र मेला या अभिनव भारत किस संस्था का नया नाम है। तो आपको पता है जब मित्र मेला का या अभिनव भारत या मित्र मेला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, अभिनव भारत। अभिनव भारत गठन कब हुआ था? 1904 में। मित्र मेला गठन कब हुआ? 1899 में। ये मेन पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। अब मित्र मेला जो बनाई गई, कैसे बनाई गई? जो वीडी सावरकर थे अर्थात विनायक दामोदर सावरकर, ये इटली में एक एकीकरण आंदोलन के नेतृत्व करता थे, जिनका नाम था मेजनी। ठीक है, क्या नाम था? जोसेफ मेजनी। तो जोसेफ मेजनी ने इटली में एक गुप्त संस्था बनाई थी, जिसका नाम था यंग इटली। एक गुप्त संस्था थी। इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे वीडी सावरकर, मेजनी से, जोसेफ मेजनी से विनायक दामोदर सावरकर जी बहुत ज्यादा प्रभावित थे, जिसकी वजह से इन्होंने इसी यंग इटली संस्था की तर्ज पर हिंदुस्तान में मित्र मेला एक नई गुप्त संस्था का गठन किया था। इतनी बात समझ में आई? और मेजनी कौन थे? इटली के एकीकरण आंदोलन के नेतृत्व करता था। अर्थात इटली का जब एकीकरण हुआ, उस एकीकरण आंदोलन के जो मुख्य कर्ता थे वो जोसेफ मेजनी साहब थे। 1906 में विनायक दामोदर ने मेजनी की जीवनी लिखी और एक पुस्तक लिखी 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अर्थात वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को हिंदुस्तान का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम
करार देते हुए एक पुस्तक लिखी जिसका नाम ही रख दिया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति का। और उसके बाद 1910 में वीडी सावरकर, और ये पुस्तक इन्होंने लंदन में लिखी थी। ये दोनों पुस्तकें लंदन में लिखे इन्होंने। क्यों? क्योंकि 1904-05 में आप देख रहे हैं बहिष्कार आंदोलन छिड़ गया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के बहुत सारे नेता जेल में डाल दिए गए, या जो भी उग्रवादी टाइप के थे, या उन्हें देश से निकाल दिया गया। तो इस वजह से लंदन चले गए थे। उसके बाद अगर आप आए तो इसी अभिनव भारत के एक सदस्य थे अनंत कनहरे जी। अनंत कनहरे एक उग्रवादी क्रांतिकारी नेता थे, जिसकी वजह से इन्होंने जैक्सन हत्या, नासिक के डीएम थे मिस्टर जैक्सन का प्रमोशन हुआ था। तो प्रमोशन के बाद उनका तबादला, उनकी पोस्टिंग हुई थी कहीं दूसरी जगह। तो विदाई समारोह में गए हुए थे मिस्टर वेल अपडेट बनकर, कोट पैंट और टाई वाई लगाकर, और मीटिंग चल रही, मतलब पार्टी चल रही थी, फुल एंजॉय हो रहा था। 21 दिसंबर की तिथि थी, 1909 का वो वर्ष था जब अनंत कनहरे ने जैक्सन को गोली से मार दिया था। ठीक है, जैक्सन की हत्या हुई, अनंत कनहरे पकड़े गए और उन्हें फांसी पे लटका दिया गया। तो ये आज का लेक्चर था, और भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों का छोटे छोटे लेक्चर बनाऊंगा आपके लिए, और इनको देखते रहिए। और नोट्स बना ले तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप रिपीट करके इनका रिवीजन करते रहें, ताकि यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है। मॉडर्न हिस्ट्री के मैं वे सारे सेशंस के माध्यम से विन सारे मुद्दों को आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा, जहां से अधिकतम क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, अधिकतम, और अधिकतम हर कंपटीशन में। ठीक है, तो ये हमारी कोशिश रहेगी, और आप भी हमारे लेक्चर को अपना सहयोग दें, और मेरे चैनल को सहयोग दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, लोगों को जोड़ें। और आज के लिए इतना ही। आशय का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।